गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने पाठ को पढ़ेंगे। आज से उसको पढ़ना शुरू करेंगे। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा रचित एक ऐसा पाठ है जो यहूदियों पर द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा हुए घोर अमानवीय अत्याचार का जीवंत दस्तावेज है। किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों का क्या कहें एक तरह से संहार किया, उन पर अमानवीय अत्याचार किए, उसका हमें जीता जागता रूप देखने को मिलता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एन फ्रैंक के बारे में जान ले। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ और उनकी मृत्यु नाजियों के यातना गृह, शब्द पर ध्यान दीजिए, यातना गृह, जहाँ पर क्या किया जाता है, कष्ट दिया जाता है, मतलब एक तरह से अमानवीय अत्याचार किया जाता है यातना गृहों में। तो यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में हुई थी। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह तक के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। अब हम लोग पाठ में चले जाते हैं और पाठ को पढ़कर देखते हैं कि एन फ्रैंक ने हमें क्या क्या जो उन पर घटित हुआ उसको बताया है। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूं, अभी तक मरी नहीं हूं। मैं लिख रही हूं तुम्हें, लेकिन यह मत पूछो कि कहां और कैसे जिंदा हूं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पढ़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं अपनी ध्यान में मग्न थी, पढ़ने में मग्न थी, तो मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नाम नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई। माँ मिस्टर वान दान को देखने गई हुई है। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए कि क्या भीषण दृश्य होगा। हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम लोग केवल पढ़ सकते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, परंतु उस दृश्य को जो देखता है, कहा जाता है ना, जाके पाँव न फटी ब्याई सो क्या जाने पीर पड़ाई। जब तक उसके पाँव में कष्ट, मतलब ब्याई एक एड़िया फट जाती है, तो उसकी जो पीड़ा होती है केवल वही जानता है जो जिसके पैर में ब्याई हुई है। तो जिसके पाँव न फटी ब्याई सो क्या जाने पीर पड़ाई, तो केवल वही उस पीड़ा को जानता है। तो एन फ्रैंक क्या कह रही हैं, वह दृश्य, वह मंजर कितना कष्टकारक होगा। उन यातना शिविरों का नजारा भयानक होगा। मेरी आंखों के आगे तैर गया। हम
अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वो ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई कि हम कल ही छुपके से छुपने की जगह जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, हम आगे बात ही नहीं कर पाए, यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए। मतलब हम स्पीचलेस हो गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो होगा, मैंने कहा। दरवाजा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो के से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि पिताजी जहां गए हैं शायद नहीं भी लौट सकते। तो हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे तो उसने मुझे बताया पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी, यानी मैं अपनी पीड़ा को, कष्ट को रोक नहीं पाई। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही बात कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी छावनी में, माफ कीजिएगा किसी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे कि एक न एक दिन बहुत जल्द ऐसा भी वक्त आएगा जब नाजियों की सेना क्या करेगी, हमें पकड़ लेगी और हमें यातना शिविरों में डाल दिया जाएगा। फिर वहाँ पर जो हमारे साथ होगा वह वर्णनातीत है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर वो चिंतित थे कि कहाँ छुपना है, किसके घर छुपना है, कैसे अपने आप को बचाना है। तो अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे और फिर इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं डायरी के पन्ने।